ऑनलाइन गेमिंग को सरकार रेगुलेट करने की तैयारी कर चुकी है। इसके लिए सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन का फ्रेमवर्क भी तैयार हुआ, लेकिन अभी इसे लेकर कोई सख्त गाइडलाइन नहीं आ पाई है। और इसका फायदा ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स उठा रहे हैं, खासतौर से वो ऐप्स जो बेटिंग की श्रेणी में आते हैं, जो इलीगल हैं और जिन पर सख्त लगाम की आवश्यकता है। आज इसीलिए हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि लगातार टीनएजर और युवा ऑनलाइन गेमिंग की लतों का शिकार हो रहे हैं। अब हम इस पे नहीं जाएंगे कि कौन से गेम लीगल हैं, कौन से, वो एक अलग बहस है। ये गेम ऑफ चांस कौन सा है या गेम ऑफ स्किल कौन सा है। पहला जो ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स है, जिनको तुरंत तत्काल प्रभाव से हटाना चाहिए, उन पर कब कार्रवाई होगी, नंबर 1। और जो गेम्स लीगल दायरे में आ भी रहे हैं, उनकी लत जो लोगों को लग रही है, उससे कैसे निकाला जाए लोगों को। तो ये पूरा एक खास आधे घंटे का शो हम लेकर आए हैं इसी बात पर। अलग अलग केसेस पर अगर आप जाएंगे तो बेंगलुरु से लेकर हैदराबाद से लेकर नॉर्थ के कई इलाकों में इस तरह के लगातार घटनाएं आ रही हैं कि लत में लोग जिंदगियां तक अपनी बर्बाद कर रहे हैं। अपने माँ बाप का, परिवार का पैसा तो जा ही रहा है, खुद की और दूसरों की लाइफ के लिए भी बड़े थ्रेट बन रहे हैं। ये सारे पब्लिक डोमेन में हैं आंकड़े और इस तरह के वाकये, लेकिन आज हम समाधान पर बात करेंगे खास मेहमानों के साथ। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। ऑनलाइन गेम, टीनेजर और युवाओं में इसकी बढ़ती लत, एक ही बार में मोटी रकम जीतने का लालच। लेकिन ये लालच न केवल बटुए को साफ कर दे रहा है, बल्कि परिवार में कलह की वजह भी बन रहा है। दरअसल ऐसे सैकड़ों ऑनलाइन गेमिंग ऐप मौजूद है जिसमें रियल मनी इस्तेमाल होता है। कसिनो से जुड़े रियल मनी वाले ऑनलाइन खेल तो लोगों की जुबान पर चढ़ गए हैं। सोशल मीडिया पर गए नहीं कि इसके विज्ञापन दिखने लगते हैं। इन विज्ञापनों में लाखों करोड़ों रुपए जीतने के सब्ज बाग दिखाए जाते हैं। बकायदा शो रील दिखाई जाती है जिसमें विजेता रकम जीतने की अपनी उपलब्धि को बता रहा होता है। पहले तो शुरुआती दौर में लोग चोरी छिपे मामूली रकम के साथ जुए और सट्टे वाले इन ऑनलाइन खेलों की शुरुआत करते हैं, लेकिन कब वे इसकी लत का शिकार बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। लत जब बढ़ जाती है तो खेल की रकम भी बढ़ने लगती है। पैसे नहीं मिलने पर टीनेजर और युवा घर में चोरी तक करने लगते हैं। माँ बाप से झगड़ा फसाद तक की नौबत आ जाती है। कुछ मामलों में तो रकम हारने के चलते लोग भारी कर्ज में डूब जाते हैं और आत्महत्या करने तक की नौबत आ जाती है। ऑनलाइन गेम को लेकर सरकार ने पिछले साल अप्रैल में सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन यानी SRO का फ्रेमवर्क तैयार किया था। फिलहाल SRO ही इसका रेगुलेशन देख रही है। SRO ही तय करता है कि किसे ऑनलाइन गेम को खेलने की अनुमति दी जाएगी और किसे नहीं। ये अनुमति इस आधार पर होती है कि इसमें जुआ या सट्टेबाजी शामिल नहीं होना चाहिए। साथ ही सरकार ने SRO को लेकर ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री से 3 महीने के अंदर रूल्स रेगुलेशंस को लेकर सुझाव मांगे थे, लेकिन सरकार को जो भी सुझाव मिले वो गेमिंग इंडस्ट्री के फेवर वाले थे। ऐसे में सरकार ने ऐसे सुझावों को खारिज कर दिया। सरकार ने साफ किया है कि इस मामले को सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता और इसे लेकर ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को सख्ती के दायरे में लाया जाएगा। इसके खतरे को देखते हुए सरकार ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वो जुए और सट्टेबाजी वाले गेम्स का विज्ञापन करते हुए पाए गए तो उन पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। न केवल उनका सोशल मीडिया अकाउंट बैन कर दिया जाएगा, बल्कि ऐसे मामलों में जेल की भी सजा हो सकती है। इससे पहले कि जुए और सट्टे वाले ऑनलाइन खेल लोगों की रग में जहर बनकर घुल जाए, इस मामले में तत्काल एक सख्त कानून की दरकार है, ताकि लोगों को जुए की लत से दूर रखा जा सके और इसकी आड़ में होने वाली मनी लॉन्ड्रिंग के खतरे को भी कम किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत कीजिए विराग गुप्ता जी का। जाने माने एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। विराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ हैं निराली भाटिया, जानी मानी साइबर साइकोलॉजिस्ट हैं। निराली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मेरे साथ आशीष सहगल हैं, जाने माने लाइफ कोच हैं। आशीष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विराग जी, आप इस मामले में काफ़ी काम भी कर चुके हैं और काफ़ी महारत भी आपने हासिल इसमें की है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, हमें ये लगा था कि ऑनलाइन गेमिंग और ऑनलाइन गैम्बलिंग का ये जो पूरा ताना बाना है ये और सुस्पष्ट होगा,
लेकिन हम देख रहे हैं कि ये कन्वर्ज हो रहे हैं, इनकी जो बीच की डिस्टिंक्शन है वो लगातार ब्लर होती जा रही है, और कब ऑनलाइन गेमिंग ऑनलाइन गैम्बलिंग में तब्दील हो गए और ऑनलाइन गैम्बलिंग को कैसे लोगों ने ऑनलाइन गेमिंग समझ लिया है, सरकारें चुप हैं, तंत्र चुप है, और धीरे धीरे इसने अपनी जगह बना ली है। आज की डेट में मुझे नहीं लगता एक सामान्य व्यक्ति ये फर्क भी कर पाएगा कि वो जिस गेम के लत में पड़ चुका है वो लीगल है या इलीगल, वो गेम ऑफ चांस है या गेम ऑफ स्किल। क्यों हुआ सर ऐसा, कहां चूक हो गई? अंग्रेज़ों ने जिस तरीके से भारत में धीरे धीरे अपनी हुकूमत कायम की, उसी तरीके से ऑनलाइन गेमिंग ने भी भारत में अपना एक साम्राज्य स्थापित कर लिया है, और हम उसको न समझ रहे हैं न मान रहे हैं। अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जो ये ऑनलाइन गेमिंग का ये पूरा है, ये कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक है। और अगर भारत में अगर इसका रिस्पॉन्स देखें तो आम लोगों के लिहाज से बताएं तो एक लगान पिक्चर आई थी, और उसमें जब आमिर खान की टीम क्रिकेट खेलती थी तो जहाँ ही गेंद जाती थी सारे 11 खिलाड़ी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते थे। तो इसी तरह से ऑनलाइन गेमिंग का रिस्पांस हो रहा है। राज्य अपने तरीके से कानून बनाते हैं, केंद्र सरकार दखलंदाजी करके उन्हें ख़त्म कर देती है, फिर केंद्र कुछ बनाता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से नए तरीके के स्पष्टीकरण आते हैं, फिर केंद्र सरकार बोलती है कि हम इस पे NLU के साथ काम कर रहे हैं, उसके बाद फिर एक सेल्फ रेगुलेशन की बात होती है, और फाइनली कुछ नहीं होता है। और इलेक्शन पीरियड में ऑनलाइन गेमिंग के मार्केट को देखते हुए उनको ये आश्वासन दिया जाता है, मैं समझता हूँ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का ये वायलेशन भी है, कि हम आपके लिए कोई भी एक रूल्स रेगुलेशंस नहीं ला रहे हैं। अब इसमें सिर्फ बच्चों को, इसमें अगर 3 बड़ी बातें देखें, बहुत बातें हैं लेकिन 3 बड़ी बातें। पहली बात कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे किसी भी तरीके का ऑनलाइन गेम नहीं खेल सकते हैं जिसमें कि पैसे का लेन देन है, क्योंकि जो वयस्क व्यक्ति नहीं है वो पैसे का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात, ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां इंटरमीडियरी नहीं हैं, जो शुद्ध व्यापार कर रही हैं वो इंटरमीडियरी नहीं हैं, और उनके ऊपर पूरी GST लगनी चाहिए। और वो जो 58,000 करोड़ के भी टैक्स चोरी के मामले आए हैं, फिर और दूसरे टैक्स चोरी के मामले आए हैं, उनसे उन टैक्स की वसूली करनी चाहिए। तीसरे नंबर पर केंद्र सरकार के कम से कम 7 विभाग इसमें इन्वॉल्व हैं, जिसमें गृह, वित्त, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, IT मिनिस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री, उसी तरीके से राज्यों का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं, और जो ये एक सजावटी जो बताए जा रहे हैं कि हम इसमें कंज्यूमर अफेयर्स के तहत कार्रवाई करेंगे या इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, मुझे लग रहा है कि ये एक सिर्फ दिखाने की बातें हैं। और अगर यात्रा की बात करें तो एक होती है 9 दिन चले 2.5 कोस, लेकिन इसमें तो कुछ भी हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, और ये पूरे देश को एक दीमक की तरह, अर्थव्यवस्था को, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को, बच्चों को और पूरे समाज को एक डस रहा है। एब्सोल्युटली, ये डस रहा है, हमारे सामने डस रहा है। हम सब, दिक्कत ये है कि इसका जहर नशे के रूप में आता है, जो हमें कुछ पलों के लिए अच्छा लगता है, उसके हार्मफुल इफेक्ट हमें अभी पता नहीं चलते। लेकिन निराली जी, जो इसका एडिक्टिव नेचर है ये हम सब जानते हैं। ठीक है, कुछ ऑनलाइन कंपनीज जो हैं, जो सरकारी पर्व्यू में आती भी हैं, आपने अनाउंसमेंट कर दिया कि साहब इस खेल के जोखिम है, इसकी लत लग सकती है। बहुत सारे ऐसी ऑफशोर कंपनीज भी हैं जो ये कोई इस तरह का डिस्क्लेमर भी नहीं देती। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से रेगुलेशन आने चाहिए थे, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के साथ मिलकर, बिहेवियरल इकोनॉमिस्ट्स के साथ मिलकर, उन थिंक टैंक्स को साथ में रख के जो हमारी फ्यूचर जनरेशन को बचा पाए, क्या ऐसा कुछ हो पा रहा है मैम? नहीं दीपक जी, फिलहाल तो ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा है। अफसोस। सी गैम्बलिंग तो बहुत ही पुराना इशू रहा है। इनफैक्ट ऑनलाइन अब एक्सेसिबिलिटी 24 घंटे हो गई।
एंड मल्टीपल सोर्सेज हो गए। चलो आपने अगर कुछ ऑप्शंस बैन किए तो कहीं और कुछ नए आ जाते हैं, तो अब तो ऑल द मोर ज़रूरत है इस पर कि हमें इसे लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि शुरू ये होता है एंटरटेनमेंट से, एक्साइटमेंट से, बट इवेंचुअली बिकॉज ऑफ हमारे साइकोलॉजी में कहते हैं कि पॉजिटिव रिवॉर्ड मैकेनिज्म इसमें एसोसिएटेड होता है, जो हमारे ब्रेन में रिवॉर्ड की लालच क्रिएट करता है। सो आप 2 बार हारोगे, तीसरी बार जीतोगे तो वो री एनफोर्स हो जाता है कि येस आई एम गुड। तो उस वजह से हम इतना इसमें एडिक्ट हो जाते हैं एंड पता ही नहीं चलता है। एंड अब डिजिटल मनी होने के कारण भी वो रिस्क नहीं समझ में आता है, बिकॉज हार्ड कैश नहीं जा रहा है वॉलेट से। आप तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर देते हो इन डिजिटल फॉर्मेट्स, जो बहुत ही ईजी हो गए हैं। सो एक शॉक वैल्यू भी नहीं आती है उसमें से कि ओह माय गॉड ऑलरेडी मैं इतना पैसा डाल चुका हूँ या डाल चुकी हूँ। सो बिकॉज ऑफ दीज रीजंस इसका एडिक्शन भी बढ़ रहा है, एक्सेसिबिलिटी बढ़ रही है। ऑफ कोर्स ये इन ऐप्स पे या इन साइट्स पे सिर्फ लिखते हैं कि ओनली अबाव 18, बट ऐसा कोई स्ट्रिंजेंट मेजर नहीं है, हमारे से कोई एज प्रूफ लेते नहीं, ऐसा सेल्फ डिक्लेरेशन। तो आज अगर मैं भी बोल दूं, यानी कोई छोटा बच्चा भी बोल दे कि आई एम अबाव 18, कोई तरीका नहीं है उनके पास, विच आइडियली होना चाहिए। दे शुड ऑल्सो टेक अप दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम वैलिडेट करें कि क्या एज है। आप लिंक करो, आप पैन कार्ड मांगो, आधार कार्ड मांगो, अगर आप लीगल एंटिटी हो तो यू हैव द राइट एंड फिर डेटा प्रोटेक्शन के हिसाब से आप वो डेटा भी सिक्योर करिए, एंड देन यू नो कि आपका ऑडियंस कौन है। एंड ऑफ कोर्स हम इसमें वो भी कैप ला सकते हैं कि डेली लिमिट कर दो, एज अ रेगुलेशन वी कैन पुट दैट कि हाँ, हमें अगर इसे एंटरटेनमेंट की तरह खेलना है तो देयर हैज़ टू बी अ लिमिट, राइट, कि इतना ही आप डेली लिमिट में खेल सकते हो, इसके आगे नहीं खेल सकते। एब्सोल्युटली देयर आर, अगर करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हम वहाँ पहुँचे नहीं हैं। अब इतना बड़ा गेमिंग मार्केट है, मेंटल हेल्थ पर क्या असर डाल रहा है? सरकारें और तंत्र जो हैं वो भी हाथ डालने से बचते हैं इसमें, क्योंकि इतना तेज़ी से फैलाव हो रहा है। 680 मिलियन का तो बेस स्मार्टफोन्स का हो गया हमारे देश में, उसमें से भी 80% लगभग 4G से कवर हो चुके हैं, और इसमें पूरे मोबाइल फ़ोन जो कंट्रीब्यूट कर रहा है ऑनलाइन गेमिंग मार्केट में वो 90% है। यानी कि जिसके हाथ में मोबाइल है वो कोई ना कोई गेम खेल ही रहा है। इतना बड़ा दायरा, लेकिन कितना असर इसका हमारे फ्यूचर पर होगा, इसका कोई असेसमेंट अभी तक नहीं है। आशीष जी, अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहा है कि लोग जो ये ऑनलाइन सट्टेबाजी, जुए और इन सब चीज़ों से डरना चाहिए था, उल्टा ये लेजिटिमाइज हो गया एज ए लीजर एक्टिविटी। हम देख रहे हैं लोग आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी हो रही होती है, पार्टिसिपेशन लगातार बढ़ता जा रहा है। आप टेलीग्राम्स पर चले जाइए, आप कहीं भी चले जाइए, बाकायदा कम्युनिटीज़ बन चुकी हैं और एक दूसरे को रिकमेंड होता है। उसके उलट अगर आप देखेंगे कि इनका नुकसान कितना हो रहा है, रिपोर्ट हो रही हैं चीज़ें कि कहाँ क्राइम हो गया, कहाँ कोई जुए की लत में फंस गया, पूरा घर बर्बाद हो गया, अपने घर वालों पर ही आघात प्रतिघात होने लगे हैं अब। लेकिन ये लेजिटिमाइज लीजर एक्टिविटी के रूप में कौन सी मानसिकता है हम लोगों की कि हमने इसे मान लिया? सर देखिए, जहाँ तक मानसिकता की बात है, हाँ, ऑनलाइन के आने से ये एक्सेसिबल ज़रूर हो गया है, मगर पहली चीज़ जो समझनी है वो गेमिंग और गैम्बलिंग फ़र्क है। जो हिंदी भाषा में एक एम्बिग्यूस टर्म है खेल, वो दोनों के लिए इस्तेमाल हो जाता है, और ये एम्बिग्यूटी इस चीज़ को बहुत अजीब बना देती है। गैम्बलिंग हमारे समाज में आज से नहीं, हज़ारों सालों से है। अगर हम याद करें महाभारत की, तो युधिष्ठिर गैम्बल में हारे थे, जुए में हारे थे। हम देखें हर दिवाली पे बहुत से परिवारों में जुआ रहता है। तो ऐसा नहीं है कि ये गैम्बलिंग हमारी नेचर में नहीं है, ऐसा नहीं है कुछ नया आया है ये। हाँ, ऑनलाइन ने उसको घर घर में, हाथ हाथ में पहुंचा दिया है। हम लोग एज ए कल्चर जुए के अगेंस्ट अभी तक नहीं हैं। एज ए कल्चर हमें उस माइंडसेट में आना है कि गैम्बलिंग, जुआ गलत है, गैम्बलिंग और गेमिंग अलग है। गैम्बलिंग एक मनी के साथ खेली जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई उम्र में बड़ा हो गया तो उसको ये अलाउड हो जाए। क्या महाभारत के समय में रूल बनाए? क्या हमने दिवाली में रूल बनाए कि जुआ नहीं खेलो भाई, गलत है? तो हमारी ये समाज का एक कुरीति है जो कहीं ना कहीं ऑनलाइन की वजह से हर हाथ में पहुंच गई है। वो एक 5 साल का बच्चा हो सकता है,
वो एक 90 साल का बूढ़ा हो सकता है, उसके लिए उस कुरीति को छुपे ढंग से करना बहुत आसान हो गया है। तो ये मानसिकता है जो समाज में बदलाव चाहिए, एब्सोल्युटली, परिवारों में बदलाव चाहिए, इस सोच में बदलाव चाहिए कि गैम्बलिंग अपने आप में गलत है। मुझे लगता है कि हम फ्यूचर की जब नीतियां बनाएं तो इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि डिजिटल इंडिया तो ठीक है, ये हमारा सपना साकार भी हुआ, लेकिन लोगों की हेल्दी डिजिटल हैबिट्स, डिजिटल सुरक्षा, ये भी कोई गारंटी देने वाला होना चाहिए, तब जाके शायद हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे होंगे। वरना जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उससे कहीं बड़ी तो प्रॉब्लम्स आ रही हैं और आंखों के सामने आ रही हैं। अभी हम आंखें ज़रूर बंद कर लें, चाइना ने कर दिखाया, उन्होंने अच्छे से रेगुलेट किया है उसको, आप सीखिए वहाँ से, दूसरे देशों से सीखिए कैसे किया गया। लेकिन आंखें अगर बंद करके रखेंगे, सेल्फ रेगुलेशन के चक्कर में पड़ जाएंगे, तो फिर बात शायद हाथ से निकल जाए। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं मैं, ब्रेक के उस पार बात आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो गेमिंग की लत, कानून की जरूरत तो बहुत पहले से है, लेकिन हम क्यों टालम टोल कर रहे हैं, इसी पर आज हम थोड़ा चर्चा कर रहे हैं खास मेहमानों के साथ। विराग जी, थोड़ा मार्गदर्शन करें, इसको कैसे किया जाए, क्योंकि जैसा आपने खुद ही कहा, ये इतना बड़ा हो चुका है कि इसको रेगुलेट करना, एक तो कोई हाथ डालना नहीं चाहता है, दूसरा ये है कि अगर हाथ डालने की कोशिश भी करेंगे तो इतना बड़ा हो चुका है, ऑफशोर गेमिंग ऐप्स ऐसे धड़ाधड़ आ रहे हैं कि रेगुलेट करना शायद अब ये क्रिप्टो जैसा हो गया, ये कि इतना बड़ा हो गया कि अब इसको रेगुलेट कर ही नहीं पाए शायद कभी। क्या ऐसी स्थिति है या कुछ कर सकते हैं सर? दीपक जी, रामायण में एक चौपाई है, आशुतोष तुम औडर धानी, आरत हरों दीन जन जानी, कि जब बहुत ही संकट की पराकाष्ठा हो जाती है तो भगवान शंकर को लोग याद करते हैं। और पिछले बार अभी कुछ महीने पहले जब छत्तीसगढ़ के चुनाव हुए थे, उस समय महादेव ऐप की बड़ी चर्चा हुई थी, और ये भी हुआ था कि कांग्रेस ने या दूसरे नेताओं ने भगवान शंकर को भी नहीं छोड़ा, महादेव ऐप वालों से पैसे लिए, सारी चीज़ें किया, और उस अकेले गेमिंग ऐप में लगभग 15,000 करोड़ के घोटाले की बात आ रही है। अब उसी को अगर केस स्टडी लें तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण 3 बातें सामने आती हैं जो एडमिटेड, जो रिकॉर्ड में हैं। पहला कि उसमें केंद्र सरकार ने बोला था कि गेमिंग जैसे ऐप्स के बारे में एक्शन लेने के लिए राज्य सरकार को अधिकार है, ये बड़ी बात बोली थी। लेकिन जब तमिलनाडु या दूसरी सरकारें इस पे काम करती हैं तो केंद्र सरकार उसमें अड़ंगेबाजी करके उनके कानून को उनको निरस्त कर देती है, उनको बेकार कर देती है। दूसरी बात कि महादेव ऐप की आज की तारीख में जांच कितनी एजेंसियां कर रही हैं मुझे नहीं पता है। छत्तीसगढ़ की पुलिस कर रही है, मुंबई पुलिस कर रही है, सीबीआई, ईडी, एसआईटी, सारी तरह की जांच हो रही हैं। लेकिन उस इलेक्शन के बाद वो मामला पूरा रफा दफा हो गया। उसी इलेक्शन के दौरान महादेव ऐप का जब विवाद हुआ था तो एक राज्य के सिटिंग मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिख करके बोला था कि महादेव ऐप जैसे बहुत सारे ऐप चल रहे हैं, इन सब पे बैन किया जाए। तो प्रश्न इस बात का है कि ये महत्वपूर्ण ये नहीं है कि जिस तरह से चीन में यूरोपीय देशों ने अफीम के माध्यम से, अफीम युद्ध के माध्यम से पूरी नस्ल को बर्बाद करने की कोशिश की थी कि ये हमारी युवा पीढ़ी को खा रहा है। ये प्रश्न एक नहीं है। प्रश्न ये नहीं है कि इससे हमारी अर्थव्यवस्था को भारी चोट पहुंच रही है और जीएसटी के हज़ारों करोड़ की चोरी हो रही है, इनकम टैक्स के हज़ारों करोड़ की चोरी हो रही है। ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये नहीं है कि इससे हम जिस विश्व गुरु की बात कर रहे हैं, जिस ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, वो नहीं है। प्रश्न ये नहीं है कि समानता की बात, हम कई लोगों, आज भारत की जेलों में हजारों ऐसे लोग बंद हैं जो 100 रुपये 200 रुपये का जुआ खेलते हैं और उसके बाद उनको हम जेल में बंद कर देते हैं, और यहाँ पर धड़ल्ले से चीज़ें हो रही हैं। एब्सोल्युटली। बड़ा सवाल ये है कि संविधान और कानून के शासन की बात करते हैं तो क्या इन विदेशी कंपनियों को खुल्लम खुल्ला सांड की तरह छूट देकर और सारे कानून हम भारत के निरीह लोगों के लिए ही रखे हुए हैं? मुझे लग रहा है ये बड़ा सवाल है। ये बड़ा सवाल हम इन कंपनियों पर कानून की बात करते हैं तो औपनिवेशिक काल के उस मानसिकता की बात आती है कि जब हमको अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए थी तो हम काउंसिल में 2 सदस्यों के रिप्रेजेंटेशन की बात करते थे। तो जब इन कंपनियों पर पूरे कानून की लगाम होनी चाहिए तब हम एक सेल्फ रेगुलेशन का दाना फेंक करके उस पर सिर्फ बहस करते हैं। और ये जो समय बीत रहा है उस समय से देश और समाज दोनों, उससे बहुत गहरा नुकसान हो रहा है। Absolutely. इर्रिपेरेबल है। इर्रिपेरेबल है,
टैक्स इवेजन कितना हो रहा है ऑनलाइन गेमिंग कंपनी की वजह से, ये सरकार जानती है। जो थोड़ा बहुत हम देखते हैं कि लगाम लगाएंगे वो इसलिए कि साहब हमारे सरकार की कमाई खा रहे हैं ये लोग, तब थोड़ा जागती है सरकार। हाँ विराग जी कुछ जोड़िए। इनकम टैक्स ने दीपक जी इनकम टैक्स ने 58,000 करोड़ रुपए की नोटिस इशू की थी टैक्स चोरी के लिए। Absolutely. और सिर्फ एक कंपनी से जीएसटी की 21,000 करोड़ की चोरी। बिल्कुल सर, टैक्सेशन के तो चैलेंजेस हैं ही। बिल्कुल सर, वही मैं कह रहा हूं कि टैक्सेशन के चैलेंजेस तो हैं ही, टैक्स इवेजन के चैलेंजेस हैं, लेकिन इसके फिनेंशियल फ्रॉड्स कितने हो रहे हैं, ये क्राइम कितने बढ़ रहे हैं फिनेंशियल। हाँ अब इनका इतना हौसला बढ़ गया है, हाँ। अब इनका इतना हौसला बढ़ गया है कि इसको अल्टरनेट कैरियर के तौर पे, जैसे माफियागिरी को लोग कैरियर के तौर पर प्रमोट करें, हाँ। इसको एक अल्टरनेट कैरियर के तौर पर प्रमोट किया जा रहा है। बिल्कुल, यानी कि मुझे पूरी लग रहा है साजिश के तहत, एक बहुत बड़ी पूरी साजिश के तहत ये रग रग में लोगों के डालने की साजिश है। लेकिन इसका एक और पहलू ये है कि फाइनेंशियल फ्रॉड्स, क्राइम, टैक्स इवेजन ये एक अलग चीज़ है। दूसरा ये है कि हम कौन सी नस्लें तैयार कर रहे हैं। WHO की स्टडी बताती है कि ऑनलाइन गेमिंग जिस तरह से एडिक्टिव नेचर वाली है, उससे साफ लगता है कि इंडियन एडोलेसेंट्स जो हैं 3.5% वो इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर IGD से ग्रसित हैं, और ये ग्लोबल एवरेज से ज़्यादा है। यानी कि हमारी आने वाली नस्लें खोखली हो जाएंगी अगर इस तरह से हमने उनको गेमिंग की लत में पड़ा रहने दिया। निराली जी क्विकली, क्या बचाया कैसे जाए? ये ना ऑनलाइन गेमिंग एक डबल प्रॉब्लम हो गया है, बिकॉज ऑलरेडी मोबाइल की लत से जूझ रहे हैं हम लोग, एंड मोबाइल की लत ऑल द मोर डिफिकल्ट है क्योंकि मोबाइल पे दूसरे काम भी होते हैं, तो हम मोबाइल से डिस्कनेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। एंड उसके ऊपर द गेम इज, शुरुआत शुरू से ही करनी चाहिए कि स्ट्रिंजेंट टाइम इस पे पेरेंट्स ने रोक लगानी चाहिए। सरकार जब करेगी, लेकिन अपने घर से अगर हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले स्क्रीन टाइम पे। सेकंड, ये देखिए कि बच्चा कौन सी गेम खेलता है। गेम खेलना बुरी बात नहीं है, बट यस अगर वो गेम इज हैविंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, उसका नेचर वैसा है कि इसमें एडिक्शन ज़्यादा हो सकता है, तो पेरेंट्स ने वहीं पे अपना पाँव नीचे रख के वो बस नॉन नेगोशिएबल कर दिया। आपने बिल्कुल, मैं सॉरी मैं आपको टोक रहा हूं, मैं फटाफट से इस पे ये ऐड करते हुए आशीष जी आपके पास जा रहा हूं कि हमने कई माँ बापों को देखा है कि सेलिब्रेट करते हैं वो इस तरह से ऑनलाइन में, छोटे छोटे अगर उनको पैसा मिल गया तो बच्चों के सामने सेलिब्रेट करते हैं, और बच्चों के मन में ये आता है कि ये तो बढ़िया चीज़ है। तो पहले तो पेरेंट्स ही समझे कि सही गलत क्या है, फिर अपने बच्चों को समझाएं। आशीष जी फटाफट से पेरेंट्स के लिए टिप्स। देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं दीपक जी के बहुत से पेरेंट्स इस चीज़ को प्रमोट करने लग जाते हैं कई बार। हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं एक कैपिटलिस्टिक माइंडसेट का असर हम सबके ऊपर हो रहा है। हमारे समाज में पैसे की और बिना मेहनत के कमाए हुए पैसे की वैल्यू बढ़ रही है, और उसकी वजह से हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ ये बच्चों में या यंग लोगों में है। मैं बहुत से लोगों से मिलता हूँ जो 40, 50, 60 साल की उम्र में है, जो गैम्बलिंग से एडिक्टेड है, और बहुत लोगों के साथ मैं काम करता हूँ, और ये दिखाई देता है कि बहुत से बहाने लोग बनाते हैं कि अरे ये तो हमारे जीवन का पार्ट है। करेक्ट। अब अगर एक पेरेंट अपने घरों में बार बार किसी ना किसी चीज़ पर पैसे की, जुए की बात करता है, तो हो सकता है बच्चों को ये लगे। तो सेल्फ कंट्रोल पेरेंट्स के लिए, सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी। आशीष जी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, एक फ्री जोन्स बनाए जाते हैं। एब्सोल्युटली। और देखिए हमारे पास बहुत सारे शोज हम कर चुके हैं, जो बड़े लोग हैं, जो वयस्क लोग हैं, जो पेरेंट्स हैं या अपने घर के बुजुर्ग हैं, वो इधर उधर क्लिक कर देते हैं ऑनलाइन गेम और इन सब के पैसों कमाने के चक्कर में, और उसके बाद वो किस तरह से फाइनेंशियल फ्रॉड के ट्रैप में फंसते हैं। आप अगर इन कहानियों को सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, एंड आई एम श्योर ये आपके आसपास कहानियां होंगी। तो उन कहानियों के किरदार मत बनिए। अपनी अकल तो लगानी है, लेकिन सरकारों को भी ये सोचना है कि एक सही सुरक्षित भविष्य कैसे वो तय करेंगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। इस उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आशीष सहगल जी, आपने वक्त निकाला, थैंक यू। निराली भाटिया, थैंक यू सो मच मैम। विराग गुप्ता, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी वक्त निकालने के लिए। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दीजिए।